हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को आपको अगर पास करना है अच्छे से तो सबसे पहले उसके सिलेबस को आपको समझना होगा। बिना सिलेबस को समझे आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करूँगी, और इसके बाद मैं टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपके पास वीडियोज़ भी बनाती रहूँगी। जिस तरह से मैं आपको सिलेबस समझाऊंगी, उसी तरह से मैं टॉपिक वाइज जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएंगी मैं उसी तरह से आप वीडियोस बनाती जाऊंगी उस पर। तो चलिए देख लेते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर से का क्या है सिलेबस। एंड मेन पॉइंट कि ये जो सिलेबस ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। आप अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। ये मेन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड कॉलेजेस हैं या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर देखिए, बी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट कोर्स 1 थ्योरी है आपका, जिसका कोर्स का टाइटल आपको याद होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जिसमें आपको इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ों को समझना होता है, और माइक्रो में आपको एक एक्सपेंशन लेवल पर चीज़ों को समझना होता है। पूरी इकोनॉमी का स्टडी करनी पड़ती है आपको माइक्रो में। और ये जो माइक्रो है यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर ही किसी चीज़ को समझना होता है। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका पासिंग मार्क 40 है, यानी आपको अगर मिनिमम 40 मार्क्स आ गए तो आप पास हो जाएंगे, जिसमें से आपको 25 मार्क्स आपके कॉलेज से मिलेंगे, बाकी के आपको खुद अचीव करने पड़ेंगे। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर यूनिट 1 लिखा है, पार्ट 1। इसमें ये सिलेबस में आपको 2 पार्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर लेक्चर्स के नंबर भी दिया गया है कि कितने लेक्चर्स में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी यानी दुर्लभता, किसी भी चीज़ को पाने की या किसी भी चीज़ को अचीव करने की जो दुर्लभता होती है, जो कठिनाई होती है, उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। किसी भी चीज़ को चूज़ करने की, किसी यानी आपके पास अगर 2-3 ऑप्शन है तो उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा, तो उसी को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो उसमें हम आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी यानी दुर्लभता। आपके पास एक लिमिट तक कोई सामान है और आपको उसी में से चूज़ करना है आप अपने लिए, तो वो है ऑफ स्कैर्सिटी को आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर क्या है ये दुर्लभता। और चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, फ्रंटियर पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक सिस्टम, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जो मेन होता है इकोनॉमिक्स में, उसको आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। यानी डिमांड एंड सप्लाई को हम इकोनॉमिक्स के बेसिक पिलर्स बोल सकते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई आएगा ही। लॉ ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी आपको इस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें डिमांड और सप्लाई को एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड यानी डिमांड के क्या क्या लॉज होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड वर्सेस मूवमेंट अलॉन्ग, यानी डिमांड का जो कर्व वो कहाँ कहाँ शिफ्ट हो सकता है। और फिर देख लेते हैं, फिर हम मार्केट डिमांड लॉ, यानी मार्केट डिमांड क्या होता है, हमारी जो बाज़ार मांग होती है वो क्या होती है, उसके लॉज क्या होते हैं, उसके भी कुछ बेसिक लॉज होते हैं। और लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ना पड़ेगा, यानी पूर्ति का जो नियम होता है वो कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, हमारी सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, शिफ्ट ऑफ सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई में आपको सेम चीज़ पढ़नी पड़ेंगी, बट एकदम डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप कहीं भी इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो ये डिमांड एंड सप्लाई आपको मिलेगा ही। और फिर मार्केट सप्लाई पढ़नी पड़ेगी, मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, यानी मार्केट आपका किस तरह से कहाँ कहाँ पर काम करता है, इसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
तो उसको पढ़ना पड़ेगा। और फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना पड़ेगा, यानी ये जो डिमांड एंड सप्लाई कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं आपकी इकॉनमी में या आपकी इंडिविजुअल लाइफ में कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती हैं, कहाँ कहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर प्राइस राशनिंग पढ़ना पड़ेगा आपको, प्राइस फ्लोर्स, प्राइस के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि प्राइस आखिर कुछ चीज़ों पर कैसे लगता है और कुछ चीज़ों की प्राइस कम क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है, इसके बारे में आपको इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी जो कंज्यूमर होते हैं उनकी बचत क्या होती है, वो किस तरह से बचत करते हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड इलास्टिसिटी, यानी ये इलास्टिसिटी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड ईजिली समझ में भी आ जाएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें आपके 5 कर्व बनेंगे डिमांड के एंड 5 कर्व सप्लाई के बनेंगे, जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, आप इलास्टिसिटी को आप लचीलापन बोल सकते हैं कि कोई भी कर्व कितना झुकता है आगे को, कितना पीछे को झुकता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, अदर इलास्टिसिटीज़ भी आएंगे इसमें। और फिर सेकेंड यूनिट में हम देखते हैं कि कंज्यूमर थ्योरी में आपको पढ़ना पड़ेगा बजट, यानी इसमें आपको जो बजट पढ़ना है वो आपको इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ना है, होल इकॉनमी का बजट आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा। बजट यानी आप इजी वे में समझ सकते हो कि आपके पास एक लिमिटेड मनी है और उसमें आप अपनी चीज़ों को, अपनी नीड्स को किस तरह से पूरी करोगे, तो एक बजट बनाते हो आप, उसी को हम बोलते हैं बजट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता का क्या सिद्धांत होता है यूटिलिटी का। डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ये जो डायमंड वाटर पैराडॉक्स ये बहुत ही ईजी है, आपको भले ही देखने में हार्ड लग रहा हो बट ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसको मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास कम होती हैं उसकी जो प्राइस होती है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाती है, और जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है उसकी प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाती है। यही डायमंड वाटर पैराडॉक्स का मेन है। और फिर इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। कंज्यूमर चॉइस में आपको पढ़ना पड़ेगा इंडिफरेंस कर्व, डिराइवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कंस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा इसमें। ये सेकेंड यूनिट छोटा सा है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा बट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और फिर थर्ड यूनिट में लिखा है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स में 2 पॉइंट्स दिए गए, इनमें दिया गया प्रोडक्शन आपको पढ़ना है, यानी बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है। यानी जो हमारी फर्म्स होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनका बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो अपने प्रॉफिट किस तरह से लेती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ना है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन फंक्शंस आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज़, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, आइसो क्वेंट एंड आइसो कॉस्ट लाइन आपको पढ़ना है। ये पढ़ने में भले ही आपको टफ लग रहा हो कि ये सब क्या है, बट आप जैसे जैसे एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे तो आपका आगे का टॉपिक अपने आप क्लियर होता जाएगा। फिर कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर बी पॉइंट में कॉस्ट यानी लागत आपका है, तो कॉस्ट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और फिर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मिनिमाइजेशन आपको पढ़ना है। और फिर मिनिमाइजिंग लॉसेस क्या होते हैं इसके, शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व में क्या कैसे बनता है, शॉर्ट रन में आपका जो इंडस्ट्री होता है उसका सप्लाई कर्व आप कैसे बनाएंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लॉन्ग रन एडजस्टमेंट्स, इसके बारे में अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी जो इकोनॉमीज़ होती हैं और डिस इकोनॉमीज़ होती हैं उसका स्केल क्या होता है और उसको लॉन्ग रन में आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बारे में इसको आपको पढ़ना है। और फिर पार्ट सेकंड आ जाता है यहाँ पर 5th यूनिट में, तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें दिया है परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि कोई जो मार्केट होता है, अगर मार्केट है आपका तो उसमें कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि मार्केट में एक दुकान तो होती ही नहीं है, 3-4 दुकान या उससे ज़्यादा दुकानें होंगी। और जब दुकानें ज़्यादा होंगी यानी प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन तो होगा ही कि वो अपना सामान ज़्यादा बेचेगा और वो अपना सामान ज़्यादा बेचेगा। तो इसमें आपको पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन में, पढ़ना है एजम्पशंस क्या क्या इसकी मान्यताएँ होती हैं।
और फिर इसमें दिया है एजम्पशंस, आपको पढ़ने पड़ेंगे कि इसकी एजम्पशंस यानी कोई भी अगर मार्केट है तो उसका क्या क्या मान्यताएं हैं, किन मान्यताओं को लेकर वो चल रहा है, उसको पढ़ना है। थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी जो फर्म की थ्योरी होती है, जो उसके सिद्धांत होते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगर आपकी मार्केट में एकदम परफेक्ट कंपटीशन है, आपका मार्केट एकदम फ्लुएंसी चल रहा है, तो उसमें क्या क्या थ्योरी आपकी होगी उसके बारे में पढ़ना है। और फिर डिमांड एंड रेवेन्यू पढ़ना है कि किसी भी फर्म की डिमांड कैसे होती है, उसकी रेवेन्यू कैसे निकलती है। रेवेन्यू यानी आप उसकी आय बोल सकते हैं, इसको रेवेन्यू को आप हिंदी में बोलेंगे। एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है। लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व, इंक्रीजिंग decreasing and constant curve industries, welfare, allocative efficiency under perfect competition। इन सब के बारे में आपको एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा ये रिटन में होगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बट ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का होता है इसमें आपको रिटन होगा, तो इसलिए आपको इसको एकदम एक्सप्लेन वे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और फिर दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी परफेक्ट कंपटीशन होता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी आपका मार्केट एकदम अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उसमें देखो क्या क्या आ जाएगा। मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन आ जाएगा, यानी मोनोपॉली करने लगेंगे कुछ प्रोड्यूसर। इसके एजम्पशंस क्या होते हैं, SR एंड LR प्राइस क्या होता है, एंड आउटपुट डिटर्मिनेशंस अंडर मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में। इकोनॉमीज जो एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, ओलिगोपॉलिज्म्स, ओलिगोपॉली मॉडल्स, गेम थ्योरी, अनस्टेबल मार्केट्स, रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये सब आपको मैं वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें मैं आपको बताने लग गई तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इन सबको मैं किसी एक लाइन में नहीं बता सकती। इसके ऊपर जब तक आप कोई डिटेल वीडियो में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से तो एक लाइन में समझ में आने से रही, बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आपको आएगा, अच्छे से आएगा, बट जब आप इसको एकदम डिटेल में फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो। और फिर फिफ्थ यूनिट में देख लेते हैं हमारा है थ्योरी ऑफ अ मोनोपोली फॉर्म, यानी जो मोनोपोली फॉर्म्स होती हैं उसकी थ्योरी क्या होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसकी क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस ऑफ मोनोपोली फॉर्म्स। ये जो मोनोपोली फॉर्म्स होते हैं उनके डिसीजंस क्या होते हैं, आउटपुट के डिसीजन क्या होते हैं, इनकी प्राइस रन कैसे करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली, यानी जो सप्लाई कर्व होता है हमारा उसका मोनोपोली में क्या सिद्धांत होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, यानी आपको कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ की परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में कोई क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको आपको इसमें कंपेयर करना पड़ेगा। वही लिखा है कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। फिर लिखा सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, यानी मोनोपोली की जो सोशल कॉस्ट होती है वो क्या होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको। तो ये है ना कि एक लाइन में मैं आपको बता नहीं सकती, वरना मैं आपको बता दूँगी। अगर मैं आपको एक लाइन में बता भी दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप डिटेल वीडियो का वेट करिए, मैं एक के बाद एक वीडियोस यूनिट वाइज आप बनाती जाऊँगी। तो उसी यूनिट में आगे लिखा है रेमेडीज़ ऑफ मोनोपोली, मीन्स कि मोनोपोली जो होती है हमारी उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होती हैं। एंटी ट्रस्ट लॉज, नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर देख लेते हैं कि हमारे सिक्स यूनिट में क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की थ्योरी आपको पढ़नी है, यानी कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, इनके एक्शंस क्या होते हैं, इन कॉस्ट कैसे करते हैं, ये सब किसी चीज़ का, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। तो इसमें एक दो पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी। तो ए में दिया गया है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी इन एक्शन, एक्सटर्नलिटीज़, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, इंटरनेशनलाइजिंग एक्सटर्नलिटीज़, public goods, imperfect information, adverse selection, moral hazard, social choice, government inefficiency। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसे एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं जो आप
आपकी बाह्य वस्तुएं होती हैं। आप कुछ वस्तुएं अपने लिए प्रोड्यूस करते हो, कुछ वस्तुएं आप फॉर द सेल प्रोड्यूस करते हो, तो आपकी एक्सटर्नलिटीज़ में आ जाएगा पब्लिक गुड्स। यानी आप पब्लिक गुड्स का तो आप ये सबसे ही पता चल जाएगी जो पब्लिक गुड्स होती हैं, जो आप सिर्फ निजी यूज़ के लिए नहीं करते हो, वो आप पब्लिक में करते हो कि आप पब्लिक यूज़ के लिए होती हैं वो सारी चीज़ें। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या जो आपके पास सूचना आती है बाज़ार कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, वो इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है। यानी अगर आपके पास इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा तो फिर बाज़ार आपका अच्छे से नहीं चलेगा, आपका फर्म अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो ये सब होता है इसमें। और फिर बी पॉइंट में दिया गया मार्केट एंड मार्केट फेलियर क्या होता है, यानी मार्केट हमारा जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमारा मार्केट कभी कभी फेल कर जाता है। तो इसमें आपको पढ़ना है मार्केट एडजस्टमेंट टू चेंज इन द डिमांड, यानी हमारे डिमांड में जो चेंज होता है इसमें मार्केट में क्या क्या चेंज होता है। इफिशियंसी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है, क्या होती है। सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर, यानी हमारा मार्केट जो फेल होता है इसके सोर्स क्या होते हैं, किस तरह से हमारा मार्केट फेल होता है। ये मार्केट फेलियर को मैं डिटेल वीडियो में अच्छे से बता दूँगी। अभी मैं आप बस मोटे मोटे में इतना जान लीजिए कि हमारा जो एक मार्केट एक परफेक्ट रूप से सब जब काम नहीं कर पाता है तो उसको आप मार्केट फेलियर बोल सकते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स इसमें भी आ जाएंगी। एक्सटर्नलिटीज़, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएटिंग एंड द मार्केट मैकेनिज्म, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर 7th यूनिट में आपका आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर प्राइसिंग, यानी आपका इनकम जो है उसको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड जो आपकी फैक्टर्स उसको आप किस तरह से उसके प्राइस आप फिक्स करेंगे। तो इसमें दिया गया है इनपुट मार्केट में दिया गया है डिमांड फॉर इनपुट्स, लेबर मार्केट, लैंड मार्केट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंडीशन इन इनपुट मार्केट्स, इनपुट डिमांड कर्व्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब आपको पढ़ना है। मैंने पहले बताया कि अगर मैं इन सबको भी बताने लगी तो एक ये वीडियो कम से कम 2 घंटे जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको 1-2 लाइन में समझ में आने वाला नहीं है। और फिर हमारा जो लास्ट यूनिट है इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें आ जाएगा आपका, इसमें दिया गया एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, टर्म्स ऑफ ट्रेड, सोर्सेज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड बैरियर्स, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शनिज्म, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ आपको बुक्स दी गई हैं कि आप क्या कौन कौन से बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, इनसे आप देख लीजिएगा, जो आपको अवेलेबल हो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से आपकी यूनिट्स हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। और